आज हम 76 सेट नंबर 3 का 76 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 75 तक डिस्कस हो चुका है पार्ट 1 में। तो 76 से देखते हैं। ठीक है, तो 76 में क्या है कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल में किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो बंगाल में जो सेन वंश का शासक थे लक्ष्मण सेन, उसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। और जाते जाते क्या है कि जो कि नालंदा था विक्रमशिला, उस महान मठ विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया और जला करके खाक कर दिया। ठीक है, और इस सेन वंश का बात करें तो सेन वंश का जो स्थापना है सामंत सेन ने किया। देखिए, अकबर द्वारा जो जारी मजहरनामा था, तो उसमें मजहरनामा जो 1579 ईस्वी में तैयार किया गया था, उसमें था कि अकबर को जो भी विवादित धार्मिक मामला में उलेमा से ऊपर अंतिम निर्णय देता था। ठीक है, तो उसमें अबुल फजल और फैजी के जो पिता थे ना, शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। तो अबुल फजल और फैजी जो थे ना, शेख मुबारक के बेटे थे। ठीक है, दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया है। और सिंचाई का सर्वाधिक जो नहर व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने किया है, इसको द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। देखिए, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू, और यही तुलुब वंश का शासक कौन थे? संगम, सालुब, तुलुब वंश के शासक जो कृष्णदेव राय थे सब। और संगम के शासक कौन थे? तो देखते हैं उसमें जो हरिहर और बुक्का थे। संगम वंश का शासनकाल की बात करें तो 1336 से लेकर 1400 कब था 85 तक। सालुब का 1485 से 1505 तक, और तुलुब था 1505 से 1570 तक। ठीक है, और अरबिडू 1646 तक शासन किए थे। और बाद में जो तालीकोटा 1565 का युद्ध हुआ था, उसके बाद विजयनगर पतन हो चुका था। शाहजहाँ के शासनकाल में भारत किसने नहीं आया था? तो उसमें देखिए, बर्नियर, मनुची, ट्रेवनियर शाहजहाँ के शासनकाल में आए। और फ्रांसिस मार्टिन तो औरंगजेब के समय में आया था। और पांडिचेरी जो थे ना, फ्रांसीसी बस्ती बचाया था 1674 में। संसद सदस्यों की निर्भरता जो डिस्क्वालिफिकेशन है वह आर्टिकल 103 में। ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल जैसे ये राष्ट्रपति करती है, लेकिन राज्यपाल के रेस्पेक्ट में करते हैं विधानमंडल में, तो वह 192 आर्टिकल के तहत इसमें राष्ट्रपति निर्णय लेने से पूर्व इलेक्शन कमीशन से राय लेते हैं, और ऐसे मामले पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो 1 2 3 हो जाएगा। 82 में देखिए क्या है कि नकारात्मक स्वभाव के हैं, राज्य के प्राधिकार को सीमित करता है। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 है। और आर्टिकल जो 25 है ना, यह सकारात्मक है, क्योंकि इसे किसी भी को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता में व्यक्त है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर सही है। नकारात्मक प्रभाव का है 1 2 3, जो राज्य के प्राधिकार को कम करने की कोशिश करता है। और राज्य के प्राधिकार बढ़ता किस में है? तो डीपीएसपी में, आर्टिकल 36 से 51 में। देखिए, छठी अनुसूची में एक राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में एक स्वायत्त जिला बनाना, बढ़ाना क्षेत्रफल, उसका नाम बदलना, और 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाना। ठीक है ना, तो छठी अनुसूची में कौन शामिल है? तो उसमें देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे सही है। 15 + 7 सदस्य होते हैं। सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, और कोई मंत्री इसका सदस्य चुना जा सकता है, जो गलत है। जितना भी देखिए, जो वित्तीय समिति है ना, उसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता है। और वित्तीय समिति 3 है: पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, और ये सीपीयू जो है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीनों में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। 97 अमेंडमेंट किससे है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और इसके तहत आर्टिकल 19 का 1 का सी जोड़ा गया, फिर आर्टिकल 43 का बी जोड़ा गया। ठीक है ना, लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और स्वायत्त संचालन हेतु 9th का जो क्या बोलते हैं भाग है ना, वह 9th का बी में जोड़ा गया, क्योंकि 9 में पंचायत है, 9 का ए में नगर पालिका है, और 9 के बी में नगर पालिका संबंध कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधित बात बोली गई है। आर्टिकल 123 क्या है? 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है, जबकि 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करती है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है कि संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगा।
और क्या है कि एक बार प्रख्यापित हो जाने के बाद राष्ट्रपति अध्यादेश को ये कभी भी वापस ले सकता है। इसमें लिखा है नहीं ले सकता, तो 3 गलत है, 1 2 सही है। 86 में देखते हैं कि जो क्षत्रिय परिषद है ना, क्षत्रिय परिषद का आर्टिकल नहीं है, क्योंकि यह जो है ना एक तरह से क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक निकाय ना होकर के वैधानिक निकाय है, तो इसका कोई आर्टिकल ही नहीं होगा, तो पहला गलत है। इसका अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। और इसमें देखते हैं कि जो क्षेत्रीय परिषद है, पाँच है ना टोटल क्षेत्रीय परिषद, तो उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत अंतर्राज्य सहयोग और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय परिषद की गठन की गई है। तो 4 तो ऐसे हो गया, और अलग 5 तो ऐसे हो गया, और जो एक पृथक पूर्वोत्तर परिषद है 1971 में बनाया गया था उसको, ठीक है। और बारी बारी से मुख्यमंत्री क्या करते हैं, उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो 2 3 सही है, 1 गलत है। देखिए वरीयता क्रम में देखते हैं तो पहले क्या है, राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद क्या है, राज्यपाल आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित राज्य के राज्यपाल, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आते हैं भारत के, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैबिनेट सचिव। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पहले मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके बाद कैबिनेट सचिव होगा, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके बाद कैबिनेट सचिव होगा। 89 में देखते हैं तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते सब मिलते हैं। जबकि वित्त आयोग का जो है ना, वित्त आयोग का वेतन भत्ता उससे नहीं मिलते हैं, उसका भारतीय व्यय के रूप में नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। संविधान का 11वीं सूची में देखिए 73वां संविधान संशोधन, 29 विषय, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। लेकिन जो कचरा प्रबंधन है, यानी जो ठोस अपशिष्ट जो क्या बोलते हैं प्रबंधन के रूप में 12वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें 18 विषय है, और यह शहरी निकाय के अंतर्गत आते हैं, ना कि पंचायत के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद, अब देखिए छोटा छोटा ही क्वेश्चन रहेगा। अंतर्राज्यीय परिषद वो क्या था, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसका क्या है कि यह संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 263 के तहत। तो इस प्रकार से इसका चारों ऑप्शन सही है। कल्याणकारी राज्य के लिए देखिए डीपीएसपी में निहित है, आयरिश संविधान से लिया गया। गांधीवादी दर्शन की बात करते हैं डीपीएसपी में, तो क्या है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है, मद्य निषेध आर्टिकल 47 में है, कुटीर उद्योग किस में है, आर्टिकल 43 में, ठीक है ना। तो और गौरक्षण संरक्षण भी है। तो इस प्रकार सब आंसर सही है इसका। 93 में देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 69 संविधान संशोधन 1991 में आर्टिकल 239 का ए और आर्टिकल 239 का AB, इसमें 70 सदस्य विधानसभा का स्थापना किया गया था, है ना। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जो एडिशनल न्यायाधीश होते हैं, तो 224 के 1 के तहत नियुक्ति की जाती, और अधिकतम उसका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ना कि 3 वर्ष का। और 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 95 में देखते हैं कि कोई व्यक्ति संसद सदस्य होने से निर्हरता हो जाते हैं यदि कोई लाभ के पद पे हो, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, विकृतिचित हो, कोई देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, और चार्ज इनसॉल्वेंट हो। यहाँ लिखा है डिस्चार्ज, यहाँ चार्ज इनसॉल्वेंट यानी अनुन्मोचित दिवालिया हो। 1 2 3 सही है। चुनाई पुताई में क्या है ना, देखिए चुनाई पुताई दीवारों 2-3 दिन बाद चमकदार होती है, क्योंकि वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको जब एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाती है, और जिससे क्या है कि वो चमकदार दिखाई पड़ने लगती है। इसमें देखिए कि तो एलपीजी को चूँकि एलपीजी तो गंधहीन होता है, और उसको सूंघने योग्य बनाने हेतु एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, ठीक है, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। SH क्या है, एक थायल समूह है जिसमें सल्फर होते हैं। चिप निर्माता जितने भी चिप्स कुरकुरे रहते हैं, उसको पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है, और यह एक अक्रिय, सस्ती और प्रचुर गैस है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अभी देखिए ऊष्मा शोषी क्या है, तो ऊष्मा शोषी क्या है कि वह अभिक्रिया जो जिसमें ऊष्मा का ज़रूरत पड़ती है उसको संचालन के लिए। तो जैसे कि देखिए कि मोमबत्ती का जलना है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि गलना है, गलना उबलना प्रकाश संश्लेषण, ये सब क्या है, ऊष्मा शोषी है। जबकि जो मोमबत्ती का जलना क्या है, दहन प्रक्रिया है। तो दहन हो गया, जलना है, श्वसन है, न्यूट्रल रिएक्शन, सब ऊष्मा क्षेपी है। तो ए बी डी ऊष्मा शोषी है और सी चूँकि दहन प्रक्रिया है तो ऊष्मा क्षेपी होगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा, एसिड। तो सिरका एसिड है, एसिटिक एसिड है। और लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, क्षार कर देता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो कि कार्बोरंडम भी कहा जाता है इसको, है ना। तो यह बहुत कठोर पदार्थ काटने हेतु होता है। देखिए कौन से ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर जल के साथ मिश्रण करेंगे ना, एक रिएक्शन कराएंगे तो ये H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिटिक है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और K2O पोटेशियम ऑक्साइड ये क्या है, क्षार है यानी बेस है। और Al2O3 क्या है, उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। मानव शरीर में 7.4 pH होता है, तो इस सीमा के अंतर्गत आया। जब वर्षा जल pH 5.6 से कम होती है तो एसिडिक रेन होती है, बिल्कुल सही। और लार का pH मान 6.2 से 7.6 होती। और मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर ना हमारा जो एनिमल है वह क्षरने लगता है, घुलने लगता है। देखिए आवर्त सारणी में अगर जो एक क्या बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो जो 17वीं ग्रुप का मेंबर कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइमेट। तो फ्लोरीन की भी रेडियो एक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और इस सब में अगर सजाने की बात करते हैं आप तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन का होगा। देखिए 105 सही क्वेश्चन है। जो अस्थाई कठोरता होती है ना वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। और इसको जियोलाइट यानी परम्यूटेट प्रक्रिया द्वारा दूर की जाती है। क्योंकि जियोलाइट में क्या होती है, सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट होती है। तो यह क्या है, उसकी अस्थाई कठोरता को दूर करती है। लेकिन जल की अस्थाई कठोरता जो बाइकार्बोनेट से होती है उसको केवल उबाल करके या बुझा हुआ चूना को मिला करके, जिससे क्लार्क प्रोसेस से भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए विकृति क्या है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होता। चूँकि ये विकृति क्या है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो क्या है, लेंथ कट गया तो यूनिटलेस हो गया, इसलिए ये। लेकिन अगर यहाँ रहता ना स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस रहता प्रतिबल, तो उसका फोर्स पर यूनिट एरिया सूत्र होता है। तो उसका हो जाता है ML-1 T-2। एक संवेदनशील तराजू पर व्यक्ति गहरी सांस लेता है। अगर सांस ले रहा है तो क्या है ना, वह 1.2 ग्राम ऑक्सीजन प्रति लीटर ले रहा है। तो उससे क्या होगा ना, बढ़ जाता है ना उसका पाठ्यक्रम। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का जो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बता दर्शाते हैं -V/U, यानी प्रतिबिंब बटा ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। और उसी तरह से लेंस में भी V/U होता है। अब माइनस ये दिखाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या उल्टा है, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, p²/2m। तो p यानी संवेग 3 गुना हो गया तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, तो p²/2m यानी 3×9 हो जाएगा। सड़क लोलक सिंपल पेंडुलम की लंबाई देखिए, आवर्तकाल क्या होती है। तो सिंपल पेंडुलम का जो देखिए आवर्तकाल, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि इसमें देखिए कि जो टाइम पीरियड होता है ना 2π√L/g होता है। तो आवर्तकाल जो होता है ना टाइम पीरियड बराबर 2π√L/g। अब देखिए लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगी। लेकिन अगर उसका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। और ये घटेगा तो ये फिर बढ़ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड और जो g है वह अपोजिट यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो इस तरह से देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाती है, घटाने पे घट जाएगी। तरंग का अभिलक्षणिक गुण कौन है? तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड यानी आयाम है। जबकि मीडियम क्या है? मीडियम में तो संचरित होता है ना, बस संचरित, तो उसका तरंग का प्रकृति नहीं है। निर्वात में रखे गर्म जल धातु के पात्र किस प्रकार ऊष्मा खोएगा? तो निर्वात यानी जब कोई मीडियम नहीं हो, यानी चालन संवहन तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो विकिरण द्वारा खो जाएगा वो उसका ऊष्मा। विद्युत बल्ब को भरने में आर्गन और नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण विद्युत धारा संभव हो पाती है। मूत्र के पीले रंग को कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो यूरोक्रोम। चूँकि अगर जो यूरिन है ना, अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड यानी पानी की मात्रा कम और बीले की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह येलो कलर का शो करता है। कवक सामान्यतः संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, जबकि पेड़ पौधा स्टार्च के रूप में, और हम लोग जो मनुष्य हैं वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में। परिपक्व पत्तियां फलों के गिरने और पीड़ित करने वाले पदार्थ क्या है? एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। और यह एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है जो क्या करता है? वृद्धि को रोकता है और विलगन को आगे बढ़ाता है। जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन क्या है? ये सब वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन हैं। देखिए, जीवों के किस समूह में भोजन शरीर के बाहर तोड़ा जाता है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें जो ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ये सब क्या है? कवक के उदाहरण हैं। और कवक क्या करते हैं? मृतपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक। वो क्या करता है कि अपना एंजाइम ना, जो भी भोजन स्रोत बाहर में है उस पर गिरा देता है। गिरने के बाद वो अपना एंजाइम जो भोजन स्रोत पे छोड़ा है ना, वह क्या करता है? अणु में कुछ टूटा, अपघटित हुआ, और जब अपघटित होता है तो फिर उसके पोषक तत्व को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो 118 का क्या है? बी नंबर। यौन संचारित रोग है, तो देखिए गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स क्या है? यौन संचारित। जबकि हेपेटाइटिस बी भी यौन संचारित है, जबकि ए और ई यौन संचारित नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी रहता वो भी यौन संचारित है, ठीक है। ओस्मोरेगुलेशन क्या है? परासरण नियमन। शरीर में जल संतुलन बनाने के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो किडनी है, ठीक है। किडनी क्या करता है कि जल और घुले हुए लवणों को संतुलित कर नियंत्रित करते हुए रक्त को छानता है और अतिरिक्त जल को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। किसकी मांसल पत्तियां में भोजन संग्रहित रहती है? तो प्याज और लहसुन में। देखिए कायिक प्रवर्धन, कायिक मतलब क्या होता है ना कि उसकी तना को हल्का सा टेपरिंग काट दीजिए, और छोटा सा क्या है ना कि एक कलम जिससे काटते हैं ना, कलम, तो कलम देखिए संतरा हो, गन्ना के डंठल पे काट लेते हैं, गुलाब को भी कलम से काट के दूसरा पेड़ बनाया जा सकता है। जबकि पपीता में बीज होता है, ये बीज के द्वारा ही उगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल परितंत्र, तो कृषि क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि जो गतिविधि मनुष्य फसल को बोता है, काटता है, सींचता है, कि मानवीय हस्तक्षेप है। बाकी जो रिमेनिंग है वह स्वतः बनता है और नियमित होता है। किस रक्त समूह में आरबीसी कोई एंटीजन नहीं होता? तो ओ में कोई भी एंटीजेंस नहीं होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी में ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। देखिए हैजा जो है ब्रिबियो कोलेडी कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी और पित्त ज्वर एडीज मच्छर के काटने से होता है। जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 के कारण होता है, ना कि H5N1। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना? देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, पहला वो 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। तो उसी के क्रम में देखते हैं कि चाइना अटैक हुआ 1962 में, और पाकिस्तान अटैक 1965 में। फिर कुछ महामंदी आ गया था, और क्या बोलते हैं, अकाल की समस्या। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही क्रूशियल कंडीशन से गुजरा था। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हुआ था, तो उसमें बोला कि अब हम ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी करेंगे, स्थिरता के साथ विकास करेंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको मिला सकते हैं, तो 127 का ये हो जाएगा। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या कहते हैं? कि जो भी बैंक होता है ना, उसका कुछ पैसा आरबीआई रखती है
SLR के रूप में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में। तो रखने के बाद क्या करता है ना, SLR से 2% इमरजेंसी सिचुएशन में वो निकाल सकता है आहरण करके। तो यही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि बैंक जितना पैसा SLR के रूप में RBI के पास रखा, इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक क्या है ना, उस SLR का 2% मिनिमम ले सकता है, रातों रात मांग सकता है RBI से। 129 में क्या है कि आउटर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उसमें जो क्या है कि जो कोई भारतीय इकाई विदेशी इकाई में अपना इक्विटी, ऋण या जारी की गई गारंटियां शामिल होती है, तो वो क्या है, बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आते हैं। ये 4-5 गलत है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ना, ये सरकार क्या है ना, तीव्र गिरावट से बचाने के लिए है, और टोटल 22 पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। ठीक है। और एक जो गन्ना है उस पर FRP दिया जाता है। न्यूनतम MSP क्या है ना, बुआई के पहले ही घोषित किया जाता है, जिससे किसान एक क्या है कि डिसीजन मेकिंग करके कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कौन सी फसल उगानी है, वो अपना डिसाइड कर सकता है। और ये CACP के सिफारिश के आधार पर घोषित किया जाता है। 1979 में जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, बी शिवरमन समिति के सिफारिश पे, और उसमें देखते हैं कि जो इसी सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास हेतु शीर्ष विकास वित्तीय संस्था के रूप में जो ऋण दे सके, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। उसमें जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी है, उसके वेतन, भत्ता और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगी। ये प्रवासियों की अगर मौत होती है तो उसमें एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, GNP क्या होता है ना, ये होता है कि टोटल मतलब GNP क्या होता है कि देश के निवासियों द्वारा देश के भीतर और बाहर अर्जित की गई आय को मापता है। जबकि GDP क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह है कि घरेलू सीमा के भीतर कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन किए हैं उसको मापता है। तो GNP बराबर होता है GDP प्लस विदेशी से शुद्ध आय। ठीक है। GNP बराबर GDP प्लस विदेश से शुद्ध आय। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, विदेश से शुद्ध आय ना। देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी करते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। देखिए, 2026-27 का जो बिहार बजट पेश हुआ, तो उसमें रोजगार के बढ़ाने हेतु निजी निवेश को 50 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया, और प्रत्येक प्रखंड में मॉडल विद्यालय, डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाएगा, और सभी डीजल चालित बसों को CNG और इलेक्ट्रिक बस में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, सही है तीनों। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत BPL के जो परिवार हैं, और उसमें जो लड़कियां 18 वर्ष या उससे अधिक की शादी करती है, तो 5,000 रुपये सहायता किया जाएगा। और यह बाल विवाह को हतोत्साहित करता है, क्योंकि 18 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए, तो उससे पहले पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए बाल विवाह को हतोत्साहित करता है और विवाह की कानूनी आय को प्रोत्साहित करता है। यह बिहार आर्थिक इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ, उसमें पर कैपिटा जो इनकम है 76,490 हुआ वर्तमान कीमत पर, यानी पिछले साल के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो अभी 76,490 करोड़ तक, 76,490 रुपये तक पहुंचा है। और स्थिर कीमत यानी जो बेस लाइन ईयर है 2011-12, उसके रेस्पेक्ट में 40,973 रुपया बढ़ी है, मतलब इतना तक बढ़ गया है। पटना में पेट्रोल, डीजल और LPG की खपत सबसे ज़्यादा है, और यहाँ ना शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ना कि अररिया का। 129 में देखिए, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी क्या बोलते हैं, तो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी उसको बोलते हैं कि जब ना को मुद्रास्फीति ज़्यादा हो, यानी महंगाई ज़्यादा नहीं हो और ना ही ज़्यादा मंदी हो, यानी मिडिल सिचुएशन हो, निम्न मुद्रास्फीति के साथ अगर सस्टेनेबल यानी स्थिर विकास हो, है ना, स्थिर सतत आर्थिक विकास हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है ना कि रोजगार, स्थिर कीमत, संतुलित वृद्धि होती रहती है। ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। बिहार के बरौनी रिफाइनरी तो सोवियत रूस के सहायता से बना था। अब 141 से मैथ है, तो उसमें देखिए कि अत्यधिक जो जनसंख्या है, इसको सजाना है, तो अत्यधिक जनसंख्या क्या लाती है, बेरोजगारी,
और जब बेरोजगारी ज़्यादा आएगा तो गरीबी आएगा, गरीबी आएगा तो रोग ज़्यादा होगा, रोग होने से क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो 141 का सी नंबर। इसमें देखिए ना टर्मिनल को, इसमें क्या है, PQRST ABCD, तो इसमें ना +1 करके बनाएंगे और बाद में क्या है ना रिवर्स कर देंगे। तो मेट का जो है ना, मेट को उसी तरह से बनाएंगे तो उसमें क्या आता है NBUF, और उसको फिर उलट दीजिए तो BNFU आ जाएगा। ये तो रीजनिंग है, इजी क्वेश्चन है। 144 में क्या है ना कि 10,000 में 1.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 11,000 आया, और 11,000 को फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1.1 फिर 0.9 से गुना करना है। तो यहाँ पे होना चाहिए 9801 आसपास में, जबकि यहाँ पे 9900 दिया है। ये स्टेटमेंट लुप्त है। देखिए ए और बी टंकी को 20-25 मिनट में भर सकता है और सी डी 40-45 घंटा में खाली कर सकता है। तो इसको क्या करेंगे ना कि 20-25 और 40-50 का एलसीएम निकालेंगे तो 200 आएगा। इस दोनों का अगर मान लीजिए कि टोटल इफिशिएंसी निकालेंगे, कहाँ तो बनाया हूँ मैं भी इसको, देखिए इसमें दिखा देता हूँ कि 20-25 और 40 और 50 ये सब का निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 200। 20 का करेंगे तो 10 आएगा इफिशिएंसी, 25 का करेंगे तो 25-8 200, 40 का करेंगे 40-25 200, 5 का 4 है। तो ए और बी तो भर रहा था और सी डी खाली कर रहा था, तो ए बी को जोड़ दीजिए और सी डी में घटा दीजिए। तो 10 + 8 - 5 - 4 ये हो जाएगा टोटल 9, और टोटल काम है 200, तो क्या हो जाएगा उसका भरने में कितना समय लगेगा, 200/9। तो इस तरह से देखते हैं कि 22/9 घंटा आ गया 200/9। ठीक है। एक छात्र किसी संख्या को 3/14 से निकालना था लेकिन भूल से 3/4 से निकाल दिया, तो सही उत्तर 150 का डिफरेंस हो गया। तो उसमें देखते हैं कि सही उत्तर अगर x है तो क्या हो जाएगा 3/14x - 3/4x। इसको अगर 100 चूँकि डिफरेंस है, इसको अगर निकालेंगे ना तो x का मान 280 आ जाएगा। ठीक है। देखिए एक डीलर ने 1,35,000 चुकाए, विक्रय मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 8% एमपी पे कमा लिया वो। तो देखिए क्या है कि 1,35,000 उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है। अब इस कॉस्ट प्राइस में क्या है ना 10% सेलिंग प्राइस पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाया। तो 8% लाभ कमाने के लिए कितना बेचा होगा 1.08 में, है ना। अब 1.08 में बेचेगा तो कितना हो जाएगा लगभग, इसको गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1,45,800। अब 1,45,800 कब आया, जब वो मार्जिनल प्राइस पे यानी मार्केट प्राइस पे 10% छूट दिया था, यानी 90% के बराबर है ना। ये 90% के बराबर है, तो 90% मार्केट प्राइस का ये 1,45,800 आया। तो उसका मेन मार्केट प्राइस कितना आ गया जो अंकित मूल्य पर 1,45,800 बटा 0.9 कर दीजिए, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1,62,000 आ जाएगा। ये देखिए 2 बजे घड़ी आरंभ होती है, 6:40 में पूर्वाह्न तक अपराह्न तक कितना डिग्री घूम चुकेगी घंटे की सुई। तो 148 में देखते हैं कि 2 बजे से लेकर के 6:40 तक, इसमें देखिए टोटल कितना आ गया 4 घंटा 40 मिनट। अब इसको करेंगे तो 4 घंटा और 40/60, इसको अगर निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा 14/3 आवर आ जाएगा। ठीक है, 14/3 घंटा। और हम जानते हैं कि टोटल 12 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा 30 डिग्री। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 14/3 घंटा में कितना घूमेगा उसको निकाल लीजिए। तो 14/3 गुना 30 डिग्री ये आ जाएगा कितना 140 आ जाएगा। तो देखिए 140 है ना। उसी तरह से ये तो दोनों को स्क्वायर करके निकाल लीजिए तो इसका 7 आ जाएगा। देखिए ये वेन डायग्राम से बनाना है। ठीक है। एक स्कूल में एथलीट समूह में क्रिकेट का टीम 22, बैडमिंटन 25, फुटबॉल 30 खेलता है। तो देखिए इसको ऐसे वेन डायग्राम से बनाएंगे। ये क्रिकेट है, ये बैडमिंटन है और ये फुटबॉल है। अभी देखिए क्या कर रहा है कि क्रिकेट जो है ना टोटल 22 लोग खेलता है, तो पता नहीं है कि कितना इसमें कितना रहेगा। ये जो है ना एरिया, ये जो एरिया रहेगा वो क्या है क्रिकेट बैडमिंटन का जो खेलता है,
ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसका है? बैडमिंटन फुटबॉल का। और ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है क्रिकेट और फुटबॉल का। तो हम मान लेते हैं कि क्रिकेट में कितना दिया है? टोटल 22 दिया है ना। तो टोटल 22 यहाँ दे देते हैं कि क्रिकेट, समूचा क्रिकेट में 22 खेलता है। उसके बाद बोल रहा है बैडमिंटन 25 खेलता है और हाँ फुटबॉल 30 खेलता है। ठीक है, फुटबॉल 30 खेलता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10 तीनों खेलता है, यानी कि जो तीनों में कॉमन है ना, 10 खेलता है तीनों। और यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि 16 क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है, तो क्रिकेट बैडमिंटन 16 खेलता है तो 10 तो ये हो गया, तो 6 अगर यहाँ कर देंगे तो नहीं हो गया, ये टोटल 16 हो गया। ठीक है, और 14 फुटबॉल क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है 14, तो 10 यहाँ है तो 4 यहाँ हो जाएगा, 10 4 14 हो गया ना ये पूरा। और 12 बैडमिंटन और फुटबॉल खेलता है, तो बैडमिंटन फुटबॉल कितना खेलता है? 12, 10 है बीच में तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 10 4 14 6 20 हो गया। अब कह रहा है कि क्रिकेट टोटल 22 आदमी खेलता है, तो ये सब मिला के कितना हो गया? इस एरिया के अंदर ही है ना 20, तो इसमें यानी 2 हो गया। अब देखिए 10 10 6 16 4 20, और टोटल कर रहा है कि सॉरी एक सेकेंड रुकिए। देखिए 10 इसमें देखते हैं कि 10 6 16 16 4 20 और टोटल 22 है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, तो टोटल हो गया ना क्रिकेट 20 खुलेगा। अब 25 में देखिए 10 6 16 16 2 18, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तब ना टोटल 25 हो गया। हम देखिए 10 4 14 14 2 16 और यहाँ 30 है टोटल, तो यहाँ 14। इस प्रकार से क्रिकेट का देखते हैं कि 6 दोनों खेलता है, 10 तीनों खेलता है ना। तो सिर्फ क्रिकेट में तो कितना बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है तो केवल क्रिकेट खेलता है, तो सिर्फ क्रिकेट कितना खेलेगा? 2 खेलता है, तो इस प्रकार से आंसर 2 हो जाएगा। तो आज जो है हम अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन था और हम आज डिस्कस किए टोटल सेट नंबर 3। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट।